हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक चर वाले द्विघात समीकरण, जिसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर से 4 नंबर तक का कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज बिना किसी देरी के। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे। ओह, मैं हेडिंग दे दूँ। एक चर वाले द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशन, एक ही बात है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग सुन लीजिएगा और बुक से आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग आसानी से मैच कर सकते हो। ठीक है, मैं लिखूंगा तो बेकार का बहुत टाइम चला जाएगा उसमें। हाँ, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरणों की रचना करें। देखो नीचे कुछ यहाँ पे विवरण दे रखे हैं, यहाँ पे नीचे कुछ विवरण दिए हुए हैं। इन विवरणों से आपको एक चर वाले द्विघात समीकरण की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल होता है। आप ध्यान से पढ़िए, वर्ड्स को मतलब को समझिए और उस वर्ड्स के ऑपरेशन, उस वर्ड्स के मतलब को अपने ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिए, आपका एक चर वाला द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि खाना का रेसिपी हो, बन के तैयार हो जाएगा। ओके, 42 मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको। 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो। चलिए मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। 42 को दो भागों में व्यक्त करना है कुछ इस तरीके से कि जिसका एक भाग है दूसरे के वर्ग के समान हो। बस यही कहना चाहता है ना? हाँ, यही कहना चाहता है। चलिए, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 42 का एक भाग x है। जब 42 का एक भाग x हुआ तो दूसरा भाग क्या होगा? 42 माइनस एक्स। और बोला है कि जो एक भाग है, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है। दूसरा का वर्ग, वर्ग मीन्स पावर में दो, इसके वर्ग के समान है। समान को यानी कि बराबर, यानी कि इक्वल टू। ठीक है ना? अगर मैं ऐसा भी बना दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को था, लेकिन ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो मैं बन चुका है, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मैं आ जाएगा आंसर। बट आप लोगों को ऐसे करना नहीं, आप लोगों को लिखना कैसे मैं बकायदे सिखा रहा हूँ। देखिए आप क्या कीजिएगा, मैं एक मिनट यहाँ समझा रहा हूँ। आप मानिएगा, माना 42 का एक भाग x, इसलिए दूसरा भाग क्या होगा? 42 माइनस एक्स। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है? शर्तानुसार शर्तानुसार ऐसा होता है, पता नहीं, ये हो जाएगा शर्तानुसार। हाँ ये ठीक है। शर्तानुसार क्या होता है? एक संख्या दूसरे के वर्ग के समान है, यानी कि 42 माइनस एक्स के वर्ग के समान है। क्लियर है क्या? यही है ना? और राइट, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये x x रहेगा, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या आएगा? a स्क्वायर मीन्स 42 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मीन्स 42, b मीन्स x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, इस पावर को बांट देते हैं। तो याद रखिएगा, माइनस और प्लस में पावर कभी नहीं बढ़ता है, ये बेसिक बात है, इसको याद रखिएगा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, आपका इक्वेशन बन जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। ये x रखिए, 42 का स्क्वायर कितना होगा? 42 का स्क्वायर कितना आएगा? 1764। ठीक, इसको इंटू करके कितना आएगा? फॉर 2 टू द 4 84x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक काम को, इस x को भी उधर लेके चले जाते, माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा।
एक्स, ओहो उधर है ना, तो इधर तो जीरो बन गया, इक्वल्स टू क्या बन गया 176 4 माइनस 84 एक्स ऑलरेडी था यहाँ पे, प्लस का एक्स उधर गया तो क्या बन गया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जरा सा, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 84 एक्स और माइनस एक्स बन जाएगा माइनस 85 एक्स, और ये हम लोग का है, इसको मैं सही ढंग से कर रहा हूँ, इन सभी नंबर को इधर लेके आ जा रहा हूँ और इसको इधर ले आ रहा हूँ ताकि मेरा एक सही इक्वेशन का रूप बन जाए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 1764 इक्वल्स टू जीरो हमारा है आंसर। गौर से देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक रूप है द्विघात समीकरण का। अगर कोई भी समीकरण इस रूप में लिखा हुआ है तो हम कहते हैं कि वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है, एक चर वाला है, क्योंकि इसमें एक ही चर राशि यूज किया गया है। अब देख के समझ पा रहे हैं, समझ में आ गया? तो ये देखिए हो गया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब फटाक से इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं इसके बाद का सम कराता हूँ, ठीक। 5 का 2, दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, क्रमिक विषम संख्या। अब ये थोड़ा सा ये विषम संख्या और सम संख्या का यहाँ पे जरा सा एब्जॉर्व कीजिएगा, मैं चाहे सम संख्या बोलूँ या फिर विषम संख्या, दोनों में एक ही तरह काम होता है। मैं विषम संख्या से लेके समझा रहा हूँ। सपोज ये मेरा पहला विषम संख्या है जो कि 1, उसके बाद जो विषम संख्या है वो 3, उसके बाद जो है 5 7 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा बहुत सारा, है ना। अब जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, ये सारे के सारे क्रमिक विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में क्या रिलेशन होता है वो थोड़ा समझिएगा। अगर मैं कोई भी जस्ट लेट से 3, कोई भी एक विषम संख्या को पकड़ूं, उसके जस्ट बाद का यानी कि क्रम वाइज जो दूसरा विषम संख्या आएगा उसमें एक खास पैटर्न आपको दिखाई देगा जिससे वो बढ़ रहा होगा। अगर ये 3 है तो 3 के बाद ये कितना बना 5, बस प्लस 2 हुआ, तो बोले सर इसी में हुआ, ऐसा में सब में देख लो, देखो सब में एक ही तरह से बढ़ रहा है। 5 से 7 को जाओ तो +2, 7 से 9 को जाओ तो +2। क्रमिक विषम संख्या अगर पहला मिल जाए तो दूसरा वाला 2 प्लस करने पर मिलता है, एकदम सिंपल है। अगर ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, और सम संख्या में भी ऐसे ही होता है जैसे विषम संख्या में होता है, बस क्रमिक वर्ड ध्यान रखना। क्रमिक मतलब होता है लाइन से आने वाला, क्रम से आने वाले नंबर्स, है ना। और यही अगर क्रमिक प्राकृतिक संख्या बोलेगा उसमें हम लोगों का 1 बढ़ता है, ये 5 6 7 8 ऐसे एक एक करके आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला प्रॉपर्टी अगर समझ में आ गया होगा तो तुमको बहुत आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा जब मैं तुमको बताऊंगा। 5 का 2 नंबर मैं माना क्रमिक विषम संख्याएं पहला को अगर मैं x बोलूंगा, इसी के ऑब्जर्व करो, अगर कोई भी नंबर एक मेरा पहला x है तो उसके बाद दूसरा नंबर कैसे मिला है, उसमें 2 प्लस करके तो दूसरा मेरा क्या हो जाएगा x + 2। अगर मेरा पहला क्रमिक विषम संख्या में पहला अगर x है तो दूसरा हम लोग का x + 2 होगा। समझ आ गया? मैंने क्या माना, क्रमिक विषम संख्या में x और x + 2 है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल, शर्तानुसार मेरा क्या है, शर्तानुसार x का x + 2 के संग जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 143, 143 आएगा, है कि नहीं। अब कर लो गुणे, तो बहुत सिंपल है, x का x से होगा तो x² आएगा, प्लस 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 x का 2 से होगा तो 2x आएगा, प्लस 143 इक्वल टू इधर ले गया -143 बन गया इक्वल टू 0। ध्यान दो, ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप आ गया। और इस वाले में तो हम लोगों को केवल द्विघात समीकरण का रचना ही करना है, जो भी विवरण हमारे सामने उपलब्ध है उन सभी विवरणों का इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 के 3 की तरफ, दो क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 5 का 3 में आप वर्ड पे गौर फरमाइएगा, क्या कह रहा है,
इसमें केवल क्रमिक संख्या का मेंशन किया है, ना कि क्रमिक सम संख्या या फिर क्रमिक विषम संख्या, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सम संख्या और विषम संख्या में अगर होता तो क्रमिक संख्या 2 प्लस करने पर मिलता है, लेकिन केवल क्रमिक संख्याएं 1 प्लस करने को मिलता है। देख लो कोई भी संख्याएं हम लोग का क्या है 1 2 3 4 5 ऐसा होता है ना, किसी भी एक को पकड़ो 4 को, 4 के बाद 5 कैसे मिला है +1 करने पर। क्रम वाला संख्या किसी भी एक को पकड़ो, मैं बोलूँगा 2, 2 से 3 कैसे मिलेगा +1 करने पर। तो क्रमिक संख्या है किसी एक को पकड़ो उसके बाद का क्रम वाला मिलने के लिए 1 प्लस करना होगा। समझ में आ गया। तो क्रमिक संख्याओं को क्या मानोगे, मान लो माना मैंने यहाँ पे क्रमिक संख्या, ठीक है, क्रमिक संख्या एक ही साथ लिख रहा हूँ, क्रमिक संख्याएं x एवं, अगर पहला x बोल दे तो दूसरा क्या होगा x+1 है। मैंने ऐसा मान लिया कि जो क्रमिक संख्याएं हैं वो x और x+1 है। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दो क्रमिक संख्याओं की, जो दो क्रमिक संख्या है इन क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। यही है एग्जैक्टली यही है। तो प्रश्नानुसार दोनों क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्ग मतलब समझते हो ना, मैंने अभी बताया था पावर में 2 को वर्ग कहते हैं, ये तो बात पता ही होगा आप लोगों को। ये है पहला क्रमिक संख्या जिसका पावर में 2 कर दिया, ये है दूसरा क्रमिक संख्या। इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग किसके बराबर है 313 के बराबर है। क्या क्लियर है ये चीज। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जैसे मैंने इसके पहले वाला सम किया था। ये वाला तो x² एज इट इज रहेगा, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर टूट जाएगा। a + b होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab, 2a मीन्स x, b मीन्स 1, इंटू करने पर 2x ही आ जाएगा, प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा। चलो लिख देता हूँ इक्वल टू 313। समझ में आया क्या। अब कुछ करना नहीं है, इन सबको इक्वल टू 313 को इक्वल टू के सब लेके आ जाओ, इक्वेशन हमारा बन जाएगा। और ये लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, x² और x² प्लस होकर बन गया ये 2x², और ये प्लस का 2x है +1, ये प्लस 313 इधर आके बन गया -313 इक्वल टू 0। एक और लाइन हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, देयरफॉर लास्ट में ये आंसर, इसलिए आंसर को हम लोग हमेशा देयरफॉर में लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। 2x² + 2x + 1 -313, साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन देते हैं बड़े नंबर का, बड़ा 313 है इसलिए माइनस का साइन होगा। 313 से 1 माइनस हो गया तो आगे आपका 312 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब चाहो तो दो इसमें से कॉमन ले सकते हो, मेरे को अब सॉल्व करना नहीं है तो मैं इसको कॉमन वन नहीं ले रहा हूँ, बस मैं यहीं पे आंसर छोड़ दूंगा। अब चाहो तो कॉमन ले करके आप कर सकते हो, बन जाएगा इक्वेशन आपका x² + x, ये बन जाएगा कितना 156, हाँ 156 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बन जाएगा। आप यहाँ पे भी छोड़ोगे चलेगा, क्योंकि हमको तो बोला है कि केवल विवरण से द्विघात समीकरण का रचना करने को, तो मैंने द्विघात समीकरण रचना कर दिया। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आपको 5 का खत्म हो गया, समझ में आया। आप लोग फटाक से इसको नोट कर लीजिए और जब समझ में आ गया तो बात खुद से बना लीजिए। मैं बढ़ता हूँ आगे। हो यस, अब देखिए आगे 6 नंबर की बारी। मैं बता दूं 6 नंबर का इसमें का जो भी सम्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो जो बात आप लोग सीखोगे वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इन सभी बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग को कभी नहीं इक्वेशन बनाने को बोलेगा, इक्वेशन आपको सॉल्व करने को बोलेगा, लेकिन जब द्विघात समीकरण के समीकरण को आप सॉल्व तो तब कर पाइएगा जब उसको आप द्विघात समीकरण बनाइएगा। और बनाने के लिए इन सभी बातों का जानना, ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये क्वेश्चन 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूरा प्रैक्टिस सम है कि आप कैसे किसी भी द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। और इसमें बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगर ये आप मेरे ख्याल से, अगर मेरे को लगता है जहाँ तक, इस 6 नंबर का सब क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हो द्विघात समीकरण में, मतलब कि दिए हुए विवरण को आप समीकरण का रूप दे पा रहे हो, तो आप सीख गए द्विघात समीकरण। ये बात समझिए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर एक बात को डिटेल में पकड़िएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं 6 का 1 नंबर से।
इसमें का हर एक सवाल आपको अपने आप में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इस चीज़ को सबको पूरा ध्यान से समझिएगा और कैसे समीकरण बना रहे हैं वो भी समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है और आपको बनाना है इससे एक चर वाले द्विघात समीकरण। देखिए जो हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितना है 15 मीटर, और क्या बोला है, कह रहा है इसमें लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर एक आयताकार हम लोगों का जमीन है, अच्छा इसमें आपको विकर्ण पता है क्या किसको बोलते हैं? एक आयत में दो विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक इधर से और एक इधर से वाला, बट मेरे को इसका भी जरूरत नहीं है, मैं इसको कर लिया विकर्ण है। जिसमें जो ये लंबाई है, इस बात को समझिए कि बहुत सारे बच्चे इस बात को ही नहीं समझते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा, ये हम लोग का लंबाई है, ये हम लोग का चौड़ाई है, चौड़ाई की अपेक्षा ये 3 मीटर अधिक है। तो अधिक यहाँ पे बहुत कुछ समझ रहे कि चौड़ाई अधिक है, बट ऐसा नहीं है, चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। कौन? लंबाई। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे चौड़ाई से रिलेटेड है लंबाई, तो अगर एज्यूम करना होगा, आपको मानना होगा वेरिएबल एक्स, तो आप लोग किसको मानिएगा? चौड़ाई को मानिएगा। मानिएगा चौड़ाई जो है हम लोगों का x मीटर है, ऐसा आप मान लीजिए। जब अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितना होगा? इससे 3 मीटर अधिक, तो x से 3 मीटर अधिक कितना होगा? x प्लस 3 मीटर। जो मैंने डायग्राम में बात बताया उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा माना, क्या मान रहे हैं हम लोग? चौड़ाई माने ना, माना चौड़ाई कितना है? x मीटर है, तो इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा? x प्लस 3 मीटर। अब लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण में एक संबंध होता है, और संबंध ही बताएगा आप लोगों का एक चर वाला द्विघात समीकरण। ठीक है ना? और जिन लोगों को ये संबंध नहीं पता होगा वो लोग समीकरण की रचना नहीं कर पाएंगे। जान लीजिए एक चर वाले द्विघात समीकरण का संबंध क्या होता है। जिनको नहीं पता है उन लोग वो याद रखें, जिनको पता है वो इसके बाद बना लेंगे। सिंपल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, मतलब कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये संबंध होता है विकर्ण, लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो मैं इसी संबंध को यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा बस घुमा के लिखूंगा। तो हम जानते हैं, ऐसे करके लिख दो, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर के। ये वाला रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है। बस वहां पे लंब आधार और कर्ण रहता है, यहाँ पे लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और विकर्ण स्क्वायर दिया गया, और कुछ नहीं। चलिए लंबाई कितना है हम लोगों का? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है हम लोगों का? x का स्क्वायर प्लस विकर्ण कितना है हम लोग का? 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? वही तो निकालना पड़ेगा, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले पे ब्रेक करना होगा। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं ना। x का मतलब a स्क्वायर प्लस 2a मीन्स x, b मीन्स 3 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्लस ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस स्क्वायर से अगर आप लोगों को कम से कम 30 तक याद रहता है तो बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन बहुत जगह पे बहुत फास्ट रहता है उन बच्चों की तुलना में जिनको इस स्क्वायर से याद नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि स्क्वायर याद रखें आप लोग, बहुत फायदेमंद होता है। स्क्वायर याद रहेगा तो आप लोगों का भला होगा ना। ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको रफ में जाकर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका टाइम किल करेगा। एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसीलिए पहले अभी समय रहते सबको याद कर लीजिए स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर सॉल्व करना है बस। प्लस 2 3 कितना हो गया? 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। मैंने इसको प्लस क्यों नहीं कर दिया? ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
कितना होगा प्लस करने पर, 2x² हो गया प्लस 6x प्लस 9, ये प्लस 225 इधर है, क्या हो गया माइनस 225 इक्वल टू 0। मेरे को द्विघात समीकरण का रूप ही बनाना है और कुछ करना नहीं है। ये 2x² प्लस 6x प्लस 9 और माइनस 225, साइन अगेन अपोजिट है, देखो इसके पहले वाला केस बन गया, साइन अपोजिट है सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन होगा बड़े नंबर का, इस बार बड़ा नंबर का 225 है तो साइन माइनस का आएगा, 225 से 9 घटेगा तो 216 आएगा इक्वल टू 0। फिर से इसमें भी 2 कॉमन जा रहा है, अगर मेरे को इक्वेशन सॉल्व करना रहता तो मैं जरूर इसमें से 2 कॉमन लेकर के छोटा इक्वेशन को करता, बट मेरे को तो सॉल्व करना नहीं है तो बस मैं इतना पे रखूंगा, ये मेरे का आंसर है। देखिए मेरा द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, आप लोग समझ गए। सब में अल्टीमेटली मैं केवल जो दिया हुआ है उसको एज्यूम कर रहा हूँ एक वेरिएबल x के टर्म में, और उसके वजह की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन सब में एक रिलेशन ढूंढ रहा हूँ, एक संबंध का खोज कर रहा हूँ और उस संबंध के अनुसार उसमें बैठा रहा हूँ, समीकरण मेरा ऑटोमेटिक बन जा रहा है। समझ में आया क्या, यही करना है सारे सवालों में। चलिए इसको फटाक से नोट कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट सम की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। उसके पहले इसको मिटाता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 6 का 2, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, यदि उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होता। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। जो बोला है कोई एक व्यक्ति है, इस पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। कोई एक व्यक्ति है जो 80 रुपए में कुछ किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, कितना नहीं दिया हुआ है, कुछ किलोग्राम चीनी खरीद रहा है और बोल रहा है कि अगर चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 रुपया कम होता, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम 1 रुपया कम होता तो वही 80 रुपया में वो जितना पहले चीनी खरीद रहा था, मान लेते एक बार रेफरेंस के लिए कि x केजी पहले चीनी खरीदा, तो उससे वो उसको अब 4 केजी ज्यादा चीनी मिलता, x प्लस 4 केजी चीनी मिलता। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जो 80 रुपए में कुछ चीनी खरीद के लेकर आया, ठीक, और कह रहा है क्वेश्चन में चीनी को जिस दर से खरीदा, मतलब कि प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य जितना भी होगा, अगर उसमें 1 रुपया कम हो जाता, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य में अगर 1 रुपया कम कर दिया जाता तो उसको 80 रुपये में पहले जितना केजी चीनी मिलता था उससे 4 केजी चीनी ज़्यादा मिलेगा, 4 केजी चीनी अधिक मिलेगा। तो हम लोगों को इस विवरण के द्वारा एक रचना करना होगा द्विघात समीकरण का। तो कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। हम लोग मान लेंगे कि वह व्यक्ति जो है 80 रुपये में x केजी चीनी खरीद रहा था पहले, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x केजी चीनी का दाम 80 रुपये है तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड निकालो, यूनिटरी मेथड लगा दो, x केजी का पता है 1 केजी का निकालेंगे, x नीचे आ जाएगा 80 बटा में x रुपया, प्रति केजी चीनी का मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x प्लस 4 केजी चीनी का मूल्य भी 80 रुपया है, क्योंकि बोला है कि प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया कम करने पर 4 केजी चीनी अधिक मिलता है। पहले x केजी मिलता था, x से 4 अधिक करोगे तो आपको x प्लस 4 मिलेगा, इतना चीनी मिलता है जब प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। तो हिसाब से 1 मिनट, ये ज्यादा सिंपल इक्वेशन बना है ऐसे, देखो। अच्छा, 80 रुपये में अब एक x प्लस 4 की चीनी मिलता है ना, तो इस तरीके से 1 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा, सिंपल दिमाग लगाइए, x प्लस 4 केजी चीनी का मूल्य पता है, 1 केजी का निकाल ले, क्या होगा 80 बटा में x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा। ये भी 1 केजी चीनी का मूल्य है, ये भी 1 केजी चीनी का मूल्य है। ध्यान रहे ये वाला जो चीनी का मूल्य है 1 रुपया कम है, 1 रुपया कम है इसकी तुलना में। याद कीजिए क्वेश्चन में क्या बोला था, जब प्रति किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया कम होगा तभी 4 केजी चीनी ज्यादा मिलेगा, तभी x प्लस 4 की चीनी मिलेगा। समझ आया ना, यानी कि मूल्य प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य है तो जरूर ये 1 रुपया कम होगा इससे। तो समीकरण मेरा इतना माइनस इतना करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। पूरा यही कहानी को थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में लिखेंगे, सब चीज वही है, बस थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। देखिए 6 का 2 बहुत ही सिंपल तरीका ये वाला है। मान लेते हैं हम लोग क्या, हाँ, माना
व्यक्ति 80 रुपए में x केजी चीनी खरीदा। हमने क्या माना कि वो x 80 रुपए में x केजी चीनी खरीद पाता है, इसलिए प्रति ग्राम चीनी का दर कितना आ गया, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य। चीनी का दर लिख दो क्या, और कुछ भी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। चीनी का दर, चीनी का दर अब कितना होगा इस तरह से, यहाँ देख लो 80 रुपए में x केजी, तो 1 केजी कितना होगा, x नीचे आ जाएगा 80/x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे चीनी का दर कितना हो गया 80/x, 80/x रुपया प्रति केजी, मतलब हर एक केजी का मूल्य 80/x रुपया, ये दर है बोला है। और क्वेश्चन बोला है रुपया 1, देखिए 1 रुपया कम होने पर, चीनी के दर में 1 रुपया कम होने पर ना, चीनी के दर में ऐसे लिखना होगा, हाँ ठीक लगेगा। चीनी के दर में 1 रुपया कम होने पर, अगर 1 रुपया चीनी के दर में कम कर दिया जाए तो 80 रुपए में चीनी मिलेगा। कितना चीनी मिलेगा, पहले से 4 केजी ज्यादा, पहले मिलता था x केजी, तो अब कितना मिलेगा x + 4 केजी। बोलो हाँ या ना, मतलब बोलो, मतलब क्या है, टाइप कर दो, ठीक है। तो इतना, तो इस हिसाब से चीनी का दर कितना होगा, अब नया चीनी का दर कितना होगा, चीनी का नया दर क्या होगा, सेम तरीका है, 80 में x + 4 केजी 80 रुपये मिलता था, 1 केजी कितना मिलेगा, x + 4 बटा में आ जाएगा 80 बटा में x + 4 केजी, सॉरी रुपया प्रति केजी, तो इतना रुपया चीनी पर मिलेगा प्रति केजी। और ये चीनी का दर कब है, 1 रुपया कम होने पर, यानी कि 1 रुपया कम है इसकी तुलना में, तो एटीपी में क्या हो जाएगा, ये देखिएगा जरा ध्यान से, 80 बटा में x से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 80 बटा में x + 4 को, तो 1 ही बचेगा, क्योंकि ये 1 ही कम है इतना से। देखिए ये बात अगर ना समझे ध्यान रखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 से 8 कितना कम है, आप बोलिएगा 2, बिल्कुल सही जवाब है। 10 से 8 2 कम है, तो मैं 10 में से 8 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा। जवाब समझ आ रहा है, मैं यही बोल रहा हूँ 80/x से 80/x + 4 1 रुपया कम है, तो इसलिए इसमें से इसको मैच करूंगा तो 1 रुपया आ जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम सिंपल सा बात है, अगर सिंपल सोचोगे तो इजी हो जाएगा। बस अब क्या ही करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, इसको कुछ करना नहीं है। x × x + 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो रहा है, x से x कट गया, x + 4 से 80 मिनट होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 80 का x इंटू 80x है, प्लस 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 84 जा 320 माइनस x + 4 से x + 4 कैंसिल हो गया, बचा x, x से 80 मिनट हुआ तो है 80x = 1। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसका इससे इंटू कर रहा हूँ, बट ध्यान दीजिएगा मैं इसका 1 से नहीं तो यही चीज आएगा। मैं इसी चीज को लिख रहा हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से, इसको ब्रैकेट को ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x का इसके अंदर इंटू हो जाएगा, तो इंटू कर लो क्या आ जाएगा, x² + 4x, ये वाला चीज ये वाला आया, और इसका इससे इंटू होने पर ये आया। ओके, 1 का इससे इंटू करो तो कितना आएगा, ये क्या देखो, ये देखो प्लस 80x माइनस कट गया 320। अब आगे इस 320 को इक्वल टू इस तरफ लेकर आ जाओ, तो क्या बन रहा है हम लोगों का इक्वेशन, x² + 4x प्लस, सॉरी प्लस की भाई, तो ये तो इक्वल टू का इस तरफ भी प्लस में जाएगा, तो क्या होगा माइनस में, माइनस 320 = 0। ये देखिए गौर से, मेरा बन गया है एक द्विघात समीकरण। आंसर आप इस तरह का बादल न बनाएं, ठीक है, बस आप इतना करके काम खत्म करें, बस ये हमारा आंसर, इतना ध्यान रखें।
देख लीजिए क्या है, ये हम लोगों का एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। और बस क्या ही है। हाँ, तो देख लीजिए इसमें क्या करना है। केवल समझने का फेर है। अगर आप बातों को बढ़िया से समझ जाए तो समीकरण बनाना बेहद ही आसान है। कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़े, समझे कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, और उसको समझ करके बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिए अपने कॉपी पर। देखिएगा आपका सम सॉल्व हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन आपको मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं ऐसा करता हूँ तो। ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैंने समझा दिया इसको। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 का 3 क्या कहता है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्टेशन, सपोज कीजिए ये एक स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है। दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। ये बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी है जो समान वेग से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। सपोज कर लो ए से बी की ओर गई समान वेग से, लेकिन जिस वेग से जा रही है अगर वो अपना वेग में वृद्धि कर दे, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा वेग अपना वो वृद्धि कर दे, तो वो पहले जितने समय में जा रही थी, इस वक्त जाने में जितना भी टाइम लग रहा था, उसको अपना वेग में वृद्धि करने के बाद 2 घंटा कम समय लगेगा। 2 घंटा कम समय लगेगा। ये दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप लोगों को बनाना है एक द्विघात समीकरण। तो कैसे बनाएंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है इसका, दूरी समय और चाल को लेकर के, चाल मीन्स वेग, तो दूरी समय और वेग को लेकर एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं इस छोटे से डायग्राम से आप याद रख सकते हो। वो क्या है, एक त्रिभुज बना के इसमें टी ड्रॉ कर दिए, 3 खंडा बन जाएगा आपके पास। एक में लिखे डी, एक में लिखे टी, एक में लिखे एस। डी फॉर डिस्टेंस यानी कि दूरी, टी फॉर टाइम यानी कि समय, एस फॉर स्पीड यानी कि वेग। तो हमको दूरी मिल गया, ये दूरी है, ये समय है, ये वेग है। ये छोटा सा फॉर्मूला से आप पूरा, मैं छोटे से डायग्राम से 3 फॉर्मूला यूं याद रख सकते हो। कैसे, अगर मान लो दूरी निकालना है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, समय गुने वेग, अगल बगल में है तो गुना, समय गुने वेग। समय निकालना होगा तो दूरी बटा में वेग, अगर वेग निकालना होगा तो दूरी बटा में समय। बात समझ में आ गया। समय निकालना, वेग निकालना होगा, दूरी बटा में समय। अब यहाँ पे जो हमको शर्त दिया हुआ है वो समय से रिलेटेड दिया है, बोले कि समय 2 घंटा कम से लगेगा। तो अगर मैं दोनों समय को निकाल लूँ तो एक समय जाहिर है 2 घंटा ज्यादा होगा, दूसरा वाला कम होगा। दोनों समय को निकालने के बाद पहले वाले समय से दूसरे वाले समय को माइनस कर दूंगा तो हम लोगों का समीकरण एक तैयार हो जाएगा। तो समय निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, देखिए फॉर्मूला में जैसा, समय निकालने के लिए आपको चाहिए एक दूरी जो शानदार तरीके से दे रखा है, कितना, 300 किलोमीटर। दूसरा चाहिए वेग, नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ उसको ही तो मानते हैं। मान लो x, जो ट्रेन है जो समान वेग से जाता है वो वेग उसका मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो वेग ट्रेन है ए से बी की तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा था तो उसको कुछ समय लगा होगा। अब बोला है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वेग से जाता, तो अगर पहले x से जा रहा था तो अब कितना से जाएगा, x से 5 अधिक करोगे तो कितना बन जाएगा वो वाला, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गया। पहले x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा था, अब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। बात समझ में आया। तो बस वेग दोनों का मिल गया, दूरी हमारे पास है, दो समय मिल जाएगा। पहले ही बोल दिया है अगर अधिक वेग से जाएगा तो उसको 2 घंटा कम समय लेगा, तो इससे जो समय आएगा वो समय 2 घंटा कम होगा, इससे जो समय आएगा उसकी तुलना में। तो मैं दोनों से समय निकाल करके माइनस करके 2 के बराबर दिखाऊंगा, हमारा बन जाएगा समीकरण। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 3। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ।
आई होप आपको बात समझ में आ गया है। अगर बात समझ में आ गया और क्या करना है ये भी बात समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लेने के बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। देखिए, माना रेलगाड़ी, मैं ट्रेन लिख रहा हूँ, ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। ठीक, हम लोगों ने मान लिया। अच्छा, स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, एवं दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा क्या, तो समीकरण ही निकालना है। तो अच्छा, हम लोग दोनों वेग पहले मान लेते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा वेग बढ़ने पर या अधिक होने पर, जो अच्छा लिख रहा बढ़ने पर नया वेग कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्या, ओ किलोमीटर प्रति घंटा। अब ठीक है, वेग मिल गया है, दूरी हमारे पास है, समय मिल सकता है। मैं डायरेक्ट अब हम लोग डायरेक्ट ये बना देंगे, समीकरण बना देंगे। शर्तानुसार यहां से जो समय मिलेगा, कौन सा समय कम लगेगा, जब वेग अधिक हो जाएगा तो समय कम हो जाएगा, तो इसमें जो समय होगा वो कम होगा। तो मैं पहले इसका समय निकालता हूँ। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटा में वेग। दूरी कितना है, 300, 300 बटा में वेग कितना है, x। ये कुछ एक समय आया, कुछ घंटा में समय आया। दूसरा दूरी, मतलब जो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग जा रहा है, उस वक्त 300 किलोमीटर ही दूरी तय कर रहा है। वेग क्या हो जाएगा, x प्लस 5। ये भी एक समय है, ये भी एक समय है। ये समय कितना कम है, 2 घंटा कम है, इसलिए इस समय में से इस समय को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो 2 बनेगा। देखिए आपका समीकरण बन गया, इसको बस सॉल्व करोगे आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये क्या है, एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 5, इसका एलसीएम हो जाएगा। x से x कटेगा, x प्लस 5 से इसका इंटू होगा तो ये होगा 300x प्लस 300 5 जा 1500 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, बचा x। x से 300 से इंटू हुआ तो 300x इक्वल्स टू 2 प्लस 300x माइनस 300x कट गया, बचा क्या 1500 बाई ये, इसको इंटू कर लो और इसमें जो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ। तो क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन रहा है, डायरेक्ट 2 से इंटू कर दो, क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2 10x इक्वल टू 1 से इंटू कर दो, क्या आ गया 1500। इसको इक्वल टू को इस तरफ लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0। देखिए आप ध्यान से, जो हम लोग का रूप आया है ये और कुछ नहीं, द्विघात समीकरण का रूप है। देख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म हम लोग का द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है ना, तो बस बन गया। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, बस आपको कनेक्शन पकड़ना होता है और कुछ नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 6 का 4 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया, वह जितने रुपए में खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ। गजब क्वेश्चन है। घड़ी विक्रेता है, ठीक है, घड़ी को जितने रुपए में वो खरीदा था उसको उतने रुपए उतने प्रतिशत का ही लाभ हुआ है। मान लेते हैं ना, माना घड़ी विक्रेता, माना घड़ी विक्रेता रुपया x में घड़ी खरीदा। अच्छा तुम खरीदा, अच्छा आप लोग को पता है ना कि जितने रुपए में कोई सामान को खरीदा जाए वह उस चीज का क्रय मूल्य होता है, वह वस्तु का क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे x रुपया हमारा क्रय मूल्य है। अच्छा बेचा जा रहा है कितने में, बेचा जा रहा है 336 रुपए में। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, और घड़ी का विक्रय मूल्य
कितना है 336 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि घड़ी को जितने में खरीदा गया है उतने प्रतिशत का ही लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ में प्रतिशत कितना है, एवं लाभ प्रतिशत कितना है x प्रतिशत। उम्मीद है आप लोगों को विक्रय मूल्य को एक फॉर्मूला याद होगा, क्लास 9 में हम लोगों को लाभ हानि में सीखे थे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता था क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 ये विक्रय मूल्य होता था। जिनको फॉर्मूला याद नहीं उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये विक्रय मूल्य का एक फॉर्मूला होता था क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100, P% प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। बस देखिए यहाँ पे जैसा तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसे लिखते हैं इसको फॉर्मूला, तो समीकरण बनाने में आसानी होगा। क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 इक्वल्स टू विक्रय मूल्य, ये होता है। देखिए फॉर्मूला पे बैठाइएगा आपका समीकरण बन जाएगा। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं। क्रय मूल्य कितना है, x रुपया हम लोगों ने एज्यूम किया है। 100 प्लस लाभ प्रतिशत x ही है तो 100 प्लस x हो गया बाई 100 इक्वल्स टू विक्रय मूल्य 336 रुपया। हो गया, बन गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा x का इस इंटू 100 को डिवाइड है, इधर 100 डिवाइड में उधर भेजो इंटू में चला गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख लीजिएगा। x का x इंटू एक्स स्क्वायर आया प्लस 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 x का 100 इंटू 100x आया इक्वल्स टू ये 100 जब इधर इंटू है तो 336 पे डबल जीरो बढ़ गया, प्लस ये इधर इधर तो माइनस हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इक्वल्स टू 0। हमारा ये है आंसर। ध्यान से देख लीजिए, दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। फॉर्म इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है, और इस रूप में जो भी समीकरण लिखा होता है उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण ही कहते हैं। क्लियर है क्या? ऑलराइट, तो बस इतना सा बात था। ये सम बन जाना उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता था। बस क्या किए, कुछ किए क्या, फॉर्मूला बस पुट कर दिए। चलिए इसको फटाक से नोट कीजिए, नेक्स्ट सम की देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, नदी की धारा वाला। तो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह वापस आने में 10 घंटा समय लगा। अच्छा, नदी की धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर धारा का वेग, रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पे वापस आने पे। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझिएगा। ये मान लो नदी है, ठीक है ना। रतन नाविक यहाँ से यहाँ गया जो कि 21 किलोमीटर था, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ गया और जा करके वापस फिर इसी जगह पे आया, और इसको जा करके आने में कुल समय लगा 10 घंटे का, कुल समय लगा 10 घंटे का, ठीक है। और कह दिया, अच्छा धारा इस दिशा में, सपोज कर लो धारा का वेग, धारा का दिशा ये है, ठीक है ना। और किसका वेग दिया हुआ है, धारा का वेग, नदी की धारा का वेग दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया हुआ है। तो बस हो गया कहानी। हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ है जो नहीं पता, वो है रतन नाविक का वेग। अगर रतन नाविक का वेग पता हो जाता तो हम लोगों के लिए सारा चीज़ मिल गया है। तो मान लेते हैं रतन नाविक का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, रतन नाविक का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि अगर नाव जो है धारा के अनुकूल जाएगा तो उसका वेग में वृद्धि होगा, और धारा के प्रतिकूल जाएगा तो उसके वेग में कमी आएगा। मैं
पूरा समझा देता हूँ, ध्यान से समझेगा। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग इसको चीज़ को बारीकी से समझ लेना, क्योंकि ये चीज़ पे इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बात समझिएगा। अगर मान लीजिए धारा का वेग ये इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ धारा जा रहा है और मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा स्पीड में बढ़ाने में मदद करे मेरा धारा का वेग। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो जो अगर मैं धारा के विपरीत जाऊं, मैं इस तरफ आऊंगा, धारा तो उधर जाएगा। धारा कोशिश करेगा मेरे को उधर ढकेल देने का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इधर आने का, जिसकी वजह से मेरा क्या होगा, मेरा वेग में थोड़ा कमी आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये इतना बात तो तुमको इस डायग्राम में देख के समझ में आएगा कि मैं धारा के अनुकूल, ये जो दिशा है ये है अनुकूल दिशा, मतलब कि धारा की दिशा में जा रहा है। धारा जिस तरफ बह रहा है उस तरफ मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे दिशा को बोलते हैं धारा के अनुकूल दिशा, और इस दिशा को बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, ये धारा के प्रतिकूल है, तो ऑब्वियसली प्रतिकूल आएगा तो हमारा वेग में कमी आएगा। इतना बात तो समझ में आ गया कि जाएंगे तो धारा के अनुकूल जाएंगे तो वृद्धि होगा, प्रतिकूल आएंगे तो कमी आएगा। लेकिन कितना कितना वृद्धि होगा, कितना कमेगा, ध्यान समझिए। धारा का वेग जितना होगा उतना ही हमारे वेग में वृद्धि होगा। धारा का वेग जितना होगा, जब मैं प्रतिकूल दिशा में आऊंगा तो उतना ही मेरे वेग में कमी आएगा। लेट सपोज मैं ये धारा में एकदम सिंपल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा हूँ। सोच लो कि मैं धारा में मेरा एकदम अगर नॉर्मल कोई जल चल रहे स्थिर जल में मेरा वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा बहने लगा और धारा का वेग सपोज करो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धारा का वेग है और मैं धारा की दिशा में ही जा रहा हूँ, तो धारा क्या करेगा, मेरे वेग को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, उतना ही बढ़ा पाएगा जितना कि धारा का खुद का वेग है। तो मेरा वेग और धारा का वेग मिल करके मेरा पूरा वेग हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ गया ना। मेरा 10 था, धारा का 2 जुट गया। धारा के अनुकूल जाते हैं तो नाविक का वेग और धारा का वेग दोनों प्लस होकर कुल वेग बन जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुल वेग क्या हुआ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो अगर मैं धारा के प्रतिकूल आने लगूँ, धारा के प्रतिकूल में इस दिशा में आने लगूँ, सेम वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे, तो इस बार क्या करेगा, धारा मेरे वेग को कम करने की कोशिश करेगा। कितना कम कर पाएगा खुद सोच के बताइए। ये हमारे वेग को उतना ही कम करेगा जितना इसका वेग है। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से इधर आ रहा हूँ और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से मेरे वेग को कम करेगा। तो 2 किलोमीटर कम कर देगा तो मेरा वेग कितना हो जाएगा, मेरा वेग बन जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आया बात समझ में। तो क्या बात समझ में आया, अगर मैं धारा के अनुकूल जाऊंगा तो धारा का वेग हमारे वेग में प्लस होगा, ठीक। और अगर मैं धारा के प्रतिकूल जाता हूं तो धारा का वेग हमारे वेग में माइनस होगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और आपसे पूछ लेते हैं और इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे को रिलेशन पता है, देखिए समय यहाँ पे फिर से अगेन वही दिया हुआ है, मैं दोबारा से समय ही निकालने वाला हूँ। मेरे को दूरी पता है 21 किलोमीटर जा करके 21 किलोमीटर वापस आया, मतलब कि गया भी 21 किलोमीटर, जाने का भी दूरी 21 किलोमीटर, आने का भी दूरी 21 किलोमीटर, बस वेग अलग अलग है। तो जाने का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं ये तो मेरा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का भी वेग है। तो जब अनुकूल जाएंगे तो मेरे वेग में धारा का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब प्रतिकूल आएंगे तो क्या होगा, मेरे वेग यानी कि रतन नाविक का वेग, रतन नाविक के वेग में यह वेग घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो दोनों वेग निकाल लूंगा, दूरी मेरे पास दिया हुआ है, जाने का समय प्लस आने का समय, कुल समय 10 घंटा। क्लियर है क्या, समीकरण बन जाएगा। अगर बात समझ में आ गया तो सॉल्व कीजिए खुद से वीडियो को पॉज करके, जो ना समझ में आया देख लीजिए और जो बना लिए बनाने के बाद मेरा वीडियो मेरे समस्या को मैच कर लीजिए, आपको बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगा। यह है हम लोगों का 6 का 5 नंबर सम्स। देखिए तो हम लोग क्या मानेंगे, माना रतन नाविक का वेग
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा अच्छा, स्थिर जल में यहाँ देखना पड़ेगा, स्थिर जल में तो वेग स्थिर जल, स्थिर जल में रहता नाभिक का वेग होता है ना। तो इस और चूंकि धारा का वेग कितना है, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए क्या होगा, धारा के अनुकूल नाव का वेग कितना हो जाएगा, धारा के अनुकूल नाव का वेग कितना आएगा, अनुकूल जा रहा तो जुटेगा, मैंने बता दिया x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव का वेग कितना रहेगा, x से 2 प्रतिकूल में कम हो जाएगा, x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब हमारे पास वेग पता है। अच्छा, दूरी कितना जाके आ रहा है, दूरी तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी 21 में ऊपर बच रहा है 21x + 21x 42x, नीचे a² - b² 2 का स्क्वायर 4 बनेगा = 10/1। कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 से इंटू क्या जाएगा, 10x² - 10 4 = 40 = 1 से इंटू क्या आएगा, 42x। क्लियर है क्या। इसके बाद आखिरी लाइन, चलो देयरफॉर लिखते हैं आखिरी लाइन को, देयरफॉर कुछ करेंगे नहीं, +42x को इधर लेकर आएंगे ताकि हम लोग का ax² + bx + c वाला फॉर्म बन जाए। ये 10x², इसको +42x इधर आए तो क्या बन गया, -42x - 40 = 0। आंसर क्या क्लियर है। आई होप एंड बिलीव पूरा क्लियर होगा आप लोग को कैसे समीकरण बन रहा है। क्लियर है तो चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए। सेकंड सम देखते हैं हम लोग। 6 का 6 क्या है भाई, 6 का 6, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। ये अपेक्षा वाला वर्ड जब भी तुम लोगों के सामने आता है ना तो तुम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। देखिए क्या बोल रहा है, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीम की अपेक्षा मस्जिद को 3 घंटा कम समय लगता है। आप लोगों को लगता है कि महीम को कम समय लगा, महीम को कम समय लगा या मस्जिद को कम समय लगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन की लाइन को बारीकी से पढ़िए तो आपको सब समझ आएगा, पूरा क्लैरिटी आएगा, सब बात लिखा हुआ क्वेश्चन में। समझिए क्या बोला, बोला महीम की अपेक्षा मतलब कि महीम की तुलना में मस्जिद को 3 घंटे कम समय लगा, यानी कि कम समय मस्जिद को लग रहा है। क्लियर है क्या, तो मस्जिद को 3 घंटा कम समय लग रहा है। वे दोनों मिलकर उस काम को
2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। समीकरण बन जाएगा कार्य और समय वाला कॉन्सेप्ट से। आप लोग का चैप्टर था क्लास 8 में, उसमें कार्य समय हम लोग को पढ़ाया था, वर्क एंड टाइम, उसमें हम लोग करते रहा। चलिए अब देखते हैं, पहले तो समीकरण आते हैं। मान लेते हैं किसको कम समय लग रहा है, मजीद को, मैंने बताया ही तभी, मजीद को कम समय, तो मान लेते हैं, माना महीम को मानेंगे, मजीद और अपने आप मिल जाएगा। माना महीम को कार्य समाप्त करने में लगा समय, कार्य, मान लेते, माना महीम को, ऐसे लिखते हैं और अच्छा लगने आता सोचने। माना महीम, घंटा बोला है ना, 2 घंटा, हाँ, x घंटा में कार्य समाप्त करता है। हम लोग मान लिए कि महीम जो है x घंटे में कार्य समाप्त कर लेता है, तो इसलिए मजीद कितने घंटे में कार्य समाप्त कर लेगा। महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है, मतलब इसको जितना भी समय लग रहा है इससे 3 घंटा कम लगेगा इसको, मजीद को, इसलिए मजीद x माइनस 3 घंटे में कार्य समाप्त कर लेगा, घंटे में कार्य समाप्त कर लेगा। समझ में आ गया, तो दोनों का कार्य मिल गया। अब यहाँ पर टाइम एंड वर्क में हम लोग ये सीखते हैं, कोई इंसान 5 घंटे में अगर एक काम करता है, एक काम समाप्त कर सकता है, तो वह 1 घंटे में कितना, 1 घंटे का हम लोग कार्य निकालते हैं, 1 घंटे में कितना करेगा, 5 पता है, 1 करेगा 5 बटा में जाता है, यानी कि वो 1/5 कार्य करता है। ऐसा ही कुछ है, हम लोग यही सब सीखते हैं ना। 10 घंटे में करेगा अगर एक कार्य, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/10 कार्य, ऐसा होता है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ, हाँ ठीक है डायरेक्ट करता हूँ, तो ये भी लिख देता हूँ तो, एवं दोनों मिल करके, देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों मिलकर 2 घंटे में कार्य समाप्त करते हैं, में कार्य समाप्त करते हैं। समझ आ गया, ये जस्ट एग्जाम्पल, इसको नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है ना, इस बात को समझ में आया। हम लोग ये, अब देखो मैंने तीनों ने लिख दिया, तो डायरेक्ट हम शर्त बना सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन बना देंगे, इसलिए देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, महीम x घंटे में एक काम करता है, तो महीम का 1 घंटे का काम कितना होगा, इसके अनुसार 1/x, महीम का 1 घंटे का कार्य है, मजीद का 1 घंटे का कार्य कितना होगा, मजीद का 1 घंटे का कार्य 1/x-3, जबकि x-3 में महीम मजीद x-3 में एक काम करेगा, 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x-3 जाएगा। ये बात समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। x घंटा में एक काम होता है, तो 1 घंटा में 1/x, x के जगह पे आप ये सोचो कि अब x-3 है, तो x-3 घंटा में एक कार्य होता है, तो 1 घंटे में ये x-3 बटा में जाएगा, क्लियर है क्या। अच्छा, ये किसका कार्य है, महीम का 1 घंटे का कार्य है, ये किसका कार्य है, मजीद का 1 घंटे का कार्य है। दोनों का मिला दे तो दोनों का 1 घंटे का कार्य मिल गया क्या, दोनों को एक साथ काम करने में जुटा दे, दोनों लोगों को एक साथ काम करने में लगा दिए, तो ये दोनों का 1-1 घंटे का काम है, तो दोनों का 1 घंटे का काम हो गया नहीं रहा। अच्छा, दोनों मिलकर 2 घंटे में कार्य समाप्त करते हैं, यानी कि दोनों के लिए 2 घंटा में एक काम समाप्त होता है, तो दोनों के लिए 1 घंटे का कितना होगा, इस शर्त के अनुसार दोनों के लिए 1 घंटे का काम कितना होगा, 2 घंटे में एक काम, 1 घंटे में 1/2 काम होगा, 2 में चला जाएगा। तो शर्तानुसार ये भी क्या है, दोनों का 1 घंटे का कार्य है, इस लाइन से समझ आया, समझा ना। 2 घंटे में एक काम समाप्त होता है, तो 1 घंटे में 1/2 काम, ये दोनों का 1 घंटे का काम है, और यह भी दोनों का 1 घंटे का काम है, तो शर्तानुसार ये दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों बराबर होगा, तो दोनों को बराबर लिखा है, सॉल्व करेंगे समीकरण मिल जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं।
एक्स और एक्स माइनस थ्री, इतना तो सिखा चुका हूँ, अब तो इसको खुद से सॉल्व कीजिए, कीजिए खुद से सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए, देख देख कीजिए, लेकिन कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं सीखिएगा, ध्यान रहे बात ये वाला मेरा, करिएगा तभी सीखिएगा। तो करिए, x से x कट गया, बचेगा x माइनस थ्री, वन से इंटू होगा तो ये x माइनस थ्री आएगा, प्लस x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल हुआ, बचा x का वन से इंटू हुआ तो x आया, बाई वन बाई टू, सॉल्व कीजिए, अच्छा ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये x और x प्लस होकर 2x बन गया, माइनस थ्री, एक्स का इंटू तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, क्रॉसली मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का वन से इंटू होगा तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, टू से इंटू करो तो टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस माइनस माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक, सबको इक्वल टू कैसे लेकर आओ, क्या बन गया, डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो क्या, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स आके ये भी माइनस थ्री फोर एक्स बन जाएगा, सेम साइन आने पर जुड़ता है, ये जब इधर आएगा तो माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स बन जाएगा तुम्हारा माइनस सेवन एक्स, माइनस सिक्स इधर आके क्या बन गया प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने समीकरण बनाया है इसको एक और तरीके से समीकरण बनाया जा सकता है, मैंने यहाँ पे जो x घंटा कार्य माना है वो महीन के लिए माना है, हो सकता है कुछ लोग मजीद के लिए मान के बना सकते हो, दिक्कत नहीं है, आप अगर मजीद के लिए मजीद अगर आप ऐसा मानते हो मजीद x घंटे में कार्य समाप्त करता है तो महीन का कार्य उस वक्त हो जाएगा x प्लस थ्री घंटा, ठीक है ना, तभी ये इससे 3 घंटा कम हो पाएगा, और उसके बाद का काम एकदम हूबहू सेम टू सेम करना है, इक्वेशन कुछ और बनेगा लेकिन सॉल्व होने पर x का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा, क्लियर है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट हमको देखते हैं, ये है 6 का 7, यह क्वेश्चन है संख्या के से रिलेटेड, देखिए क्या बोला है, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, अब मेरे ख्याल से अपेक्षा वाला वर्ड आपको परेशान नहीं करेगा, अपेक्षा मतलब एक तुलनात्मक वर्ड है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जब तुलना करते हैं उस वक्त यह वर्ड अपेक्षा यूज करते हैं और कुछ नहीं, तो ठीक समझ लीजिए, दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, मतलब कौन सा अधिक है, इकाई का अंक दहाई की अपेक्षा, तो किसमें मानेंगे हम लोग, किसको मानेंगे, दहाई के अंक को मान लेंगे, इकाई का अंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा, दहाई का अंक मान लीजिए x, इकाई का अंक क्या हो जाएगा x प्लस सिक्स, ठीक है, और फिर दोनों अंकों की संख्या का गुणनफल, इससे आसान कुछ और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, उफ कितना सिंपल है, और कुछ बोला नहीं ना मैं, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तो दोनों अंकों की गुणनफल, हाँ एकदम सही है, हाँ अभी गड़बड़ हो जाता है, मैंने पकड़ लिया दोनों अंकों की संख्या का गुणनफल 12 है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, तो तुमको संख्या भी निकालना पड़ेगा इस केस में, चलो ठीक है पहले मानते हैं, क्या माना था हम लोग को, दहाई का अंक, हाँ माना दहाई अंक बराबर x, तो इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप ही सोच के बताओ, मन ही मन में बोलो, कनेक्शन बॉन्ड हो जाएगा तो आपका बात मुझ तक पहुंच जाएगा, इकाई का अंक दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, इकाई का दहाई का अंक x है, x से 6 अधिक कर दिया हम लोगों ने, बात समझ में आ गया, तो ये आगे दोनों का अंक मिलने के बाद संख्या निकालना बहुत ही बच्चों का खेल है, अगर ना पता हो तो संख्या का फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए, संख्या का फॉर्मूला होता है दो अंकों की संख्या कह रहा है ना, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या होता है फॉर्मूला दो अंकों की संख्या का, 10 गुने दहाई अंक, मैं दहाई लिख रहा हूँ केवल, प्लस 1 गुने इकाई होता है, बट मैं इकाई लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से गुना करने पर तो फर्क पड़ता नहीं कुछ, इसलिए ये होता है, अगर आपको दो अंकों की संख्या बनाया है तो दहाई अंक को 10 से गुना कीजिए, प्लस कर दीजिए इकाई अंक को, जो निकल के आएगा वो आपका दो अंकों की संख्या होगा, ठीक, तो इसलिए दो अंकों की संख्या
बराबर संख्या क्या होगा 10 दहाई प्लस 1 इकाई मतलब की इकाई 10 गुने दहाई अंक कितना हम लोगों का x प्लस इकाई अंक कितना हम लोगों का x प्लस 6। सॉल्व करते हैं 10x हो गया ये वाला प्लस x प्लस 6 सॉल्व करने पर 10x प्लस x कितना बन गया 11x प्लस 6 ये ओह ओह ये तो संख्या है आंसर दिया है संख्या आ गया ठीक है। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोनों अंकों का गुणनफल यानी कि x और x प्लस 6 ये दोनों अंकों का गुणनफल है। जो दोनों अंकों का गुणनफल है ये हमारा संख्या है संख्या से 12 कम है मतलब इसमें से इससे 12 कम है ये दोनों का गुणनफल। तो मतलब ये वाला अधिक है इसका मतलब कितना 12 अधिक है इससे। तो अगर मैं इसमें से इसको मैं इन दोनों के गुणनफल को निकाल दूं यानी कि माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो 12 होगा क्योंकि ये बोला है गुणनफल 12 कम है। ये वाला जो इन दोनों का गुणनफल जो है 12 कम है मतलब इसमें 12 कम है इसमें यानी कि 12 ज़्यादा है। इसमें से इसको निकाल देंगे जो बचेगा 12 होगा। क्लियर है क्या बस वही करूंगा मैं शर्तानुसार। शर्तानुसार क्या है संख्या से 12 कम है भाई दोनों का गुणनफल। संख्या क्या है हमारा 11x प्लस 6 तो एक्स स्क्वायर तो मेरा माइनस में आ जाएगा कोई नहीं उस पर भेज देंगे। चलो देखो क्या आएगा संख्या से 12 कम संख्या से या 12 कम में गुणनफल गुणनफल करो क्या है x इंटू एक्स प्लस 6 कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं ठीक है। यह संख्या गुणनफल। क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 12 कम है इसीलिए इसको मैं माइनस कर रहा हूँ संख्या से तो जो बचेगा वो क्या होगा 12 ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं 11x प्लस 6 माइनस ये कितना हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 12 को भी इधर लेकर आ जाओ क्या जाएगा -12 ठीक है इक्वल टू 0। आगे अब क्या करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6x बन गया क्या प्लस का 5x ठीक है। साइन अपोजिट रहने पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर देते हैं जो साइन होता है वो बड़े नंबर का होता है तो बड़ा प्लस इसलिए प्लस में आया 11x माइनस 6x 5x देखिए प्लस 6 और -12 कितना हो रहा है माइनस का 6 क्योंकि माइनस वाला बड़ा इक्वल टू 0। देखिए दो तरीके से यहाँ से माइनस को हटा सकते हो बस वैसे अगर मैं यहाँ पे भी समीकरण को ऐसा छोड़ दूँ तो गलत कोई नहीं कर सकता फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि एक्स स्क्वायर हम लोगों का माइनस में जाए इसी वजह से हम लोग इसके माइनस को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए दो तरीका है पहले तो ये सोचिए सारे नंबर को इक्वल टू को उस तरफ भेज रहे हैं बस सोचिए भेजिए मत और लिखिए इस तरफ सबका साइन चेंज हो जाएगा माइनस उधर के प्लस बनेगा प्लस उधर के माइनस बनेगा फिर ये माइनस बनेगा उधर प्लस बनेगा ठीक है। तुम लोगों में तो कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना जीरो इधर आएगा तो जीरो माइनस जाएगा जीरो ना प्लस होता है ना माइनस होता है ध्यान है बात जीरो जीरो है क्योंकि जीरो हीरो है ध्यान है। तो वही कर रहा हूँ या तो ऐसा सोचो या फिर तुम ऐसा सोचो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में था ये प्लस है तो माइनस बनेगा -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है हमारा आंसर कहानी खत्म। क्या क्लियर है बात बस क्लियर ही होगा नोट कर लीजिए फटाक से। देखते हैं आखिरी सब इसका 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। ओह चलिए इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का ये आखिरी क्वेश्चन तो ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बहुत आसान आयत से रिलेटेड क्वेश्चन है और आयत तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार बगीचे में समान चौड़ाई का रास्ता है। एक मिनट में पढ़ लेंगे क्वेश्चन बाहर से रास्ता है ना अंदर से रास्ता है 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता है बाहर है
मतलब इसके बाहर, मतलब कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ। देखिए ये आयता का बगीचा था, ये बगीचा है, यहाँ पे कुछ भी अपना हुआ वगैरह। और ये क्या है, आपका रास्ता है। देख पा रहे हो आप लोग, ये सब रास्ता है, ये पार्ट समान चौड़ाई का रास्ता है, मीन्स चारों ओर चौड़ाई समान है, चारों ओर का चौड़ाई जो है समान है। और इस रास्ते का ही क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना है हम लोगों के पास, 450 वर्ग मीटर। 450 वर्ग मीटर ये हम लोगों का रास्ता का क्षेत्रफल है। तो दिया हुआ है अगर रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम लोगों को भी समीकरण बनाने के लिए रास्ते का क्षेत्रफल ही निकालना होगा, ताकि मैं अपने रास्ते के क्षेत्रफल को किताब में दिए हुए रास्ते के क्षेत्रफल से बराबर दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे सारा खेल आके यहाँ रुक जाता है कि हम कैसे इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। कैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, आपको रास्ते का जो शेप दिया है ना, ऐसा कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट ऐसा कॉन्सेप्चुअल ध्यान दोगे तो कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना होगा आपको। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही होगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता था लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुना करो, क्षेत्रफल नहीं जाता था, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये वाला लंबाई लूँ, मैंने बड़ा वाला लंबाई और बड़े वाले चौड़ाई को लूँ, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर इस पूरे बड़े वाले आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, ये छोटा वाला आयत का लंबाई लूंगा और छोटे वाले आयत का चौड़ाई लूंगा, तो मेरे को इस छोटे वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। अब मेरे पास एक केस में इस पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल पता है, दूसरे केस में केवल इतना का क्षेत्रफल पता है। तो अगर मैं पूरे के क्षेत्रफल में से केवल इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूं, घटा दूं, हटा दूं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, खुद से सोच कर बताइए। पूरे के क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा दूं, माइनस कर घटा दूं, तो क्या ये वाला पोर्शन का एरिया बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे यही करना है, मेरे को बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल, जो कि दिया हुआ है 450 वर्ग मीटर। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बड़े वाले आयत का लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, है कि नहीं। कैसे पता करें, चौड़ाई तो बोल दिया समान है ना, दिया नहीं है, मान लो चौड़ाई x मीटर है, चारों ओर x मीटर है, इधर भी x मीटर, इधर भी x मीटर, इधर भी x मीटर। मेरा ड्राइंग बेशक नहीं है बराबर, बट आप समझ लो कि ये बराबर है, समान चौड़ाई का रास्ता है, ये भी x मीटर है। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए और जवाब दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा। जबकि थोड़ा सा मैं इसको पैरेलली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 45। और ये पोर्शन तो बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x ही है, ये 45 हो गया और इधर x आ गया, इधर x आ गया, तो ये x, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो गया 45 प्लस x प्लस x, 2x हो गया क्या। तो बड़े वाले आयत का लंबाई मिल गया 45 प्लस 2x, बस यही तो करना है। चलो मैं लिखने जा रहा हूँ, यह है 6 का 1 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, माना रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई x मीटर, ऐसा हम लोग मान लीजिए रास्ते की चौड़ाई कितना x मीटर है, तो इसलिए अच्छा और भी दे दो। और दिया क्या है, क्योंकि बगीचे का लंबाई जो है कितना है, आयताकार बगीचा लिख दो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 45 और 40 मीटर है, इसलिए और भी दे दो। और मैं एक ही लाइन में सारा समीकरण बनाना चाहता हूँ, इसलिए सब इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूँ। रास्ते का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर,
ठीक है ना। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, ध्यान रखिएगा, छोटा सा बात है, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ रास्ते का क्षेत्रफल ही। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई गुणा करूँगा, तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितना होगा 45 प्लस एक्स, और एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो 45 प्लस 2x ये क्या हो गया बड़े वाले आयत का लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होगा, इसका ये 40 है, चौड़ाई तो 40 है ना, तो इसमें भी क्या होगा, इधर एक्स बढ़ रहा है इधर भी एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स और एक्स 2x बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा 40 प्लस 2x, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, ये पूरे बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल आ गया। माइनस कर दो छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को, जो कि क्या है 45 इंटू 40, लंबाई गुने चौड़ाई। मैंने क्या किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल, जो बचा क्या हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, तो वो कितना है 450। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका समीकरण आपके पास हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। करो इंटू करो, 45 इंटू 40 कितना हो जा रहा है 90, 180, एक जीरो और हो गया, ठीक है। इसका इसमें वन इतना आया 45 प्लस 2x इंटू कितना आ गया 90x, ठीक है। 2x से करो तो प्लस 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 80x, 2x इंटू 40 प्लस 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 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर, और ये 45 इंटू 40 मैंने अभी किया था 1800 आया माइनस 1800। अच्छा ये प्लस 450, अब मेरे को तो इक्वेशन बनाना है ना, तो बस इक्वल टू को उसको भी इधर लेकर आते हैं, ये प्लस 450 है, इधर आगे क्या बन गया माइनस 450, इक्वल टू को सर कुछ भी नहीं बचा यानी कि जीरो। वाह ये 1800 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या देखो तो, ना बाबू अब कुछ तो नहीं कर रहा है, तो ये 4x स्क्वायर को इधर लिखो, मेरा समीकरण मेरे ख्याल से बन गया है, देयरफॉर 4x स्क्वायर, ये देखो प्लस 90x प्लस 80x, प्लस का 170x हो गया, इसको प्लस कर लो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 450 इक्वल्स टू जीरो, बन गया आंसर आ गया। 4 इसमें से कॉमन मेरे ख्याल से जा रहा है क्या, अरे नहीं नहीं कट रहा है जरा, दो कॉमन जाएगा मैक्सिमम मेरे ख्याल से, हाँ दो कॉमन जाएगा, ठीक है कॉमन लेने की जरूरत नहीं आपको, कॉमन जब सॉल्व करना हो तो इसको कॉमन भी ले लेते, बट यहाँ पे हम लोग अपना आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कहानी खत्म, और इसी के साथ आप लोगों का ये एक्सरसाइज भी खत्म, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और सम्स बनाते रहिए, बाय, टेक केयर।